आशा है कि आपने इस विषय पर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। अब आइए आज का विषय जारी रखें। विमान हमारे द्वारा यात्रा करने के तरीके को बदलने वाले सबसे आकर्षक आविष्कारों में से एक हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हवा में कैसे रहते हैं? एक विमान कैसे उड़ता है और इसके पंखों का आकार ऐसा क्यों होता है? आज हम उड़ान के पीछे के विज्ञान को समझेंगे, विशेष रूप से लिफ्ट, उठाने की शक्ति और उन सिद्धांतों को जो उड़ान को संभव बनाते हैं। लेकिन इस सभी विज्ञान में जाने से पहले चलिए एक मजेदार चैलेंज से शुरुआत करते हैं। आपके हिसाब से एक विमान के पंखों को हवा में रहने के लिए किस तरह से डिजाइन किया जाता है? खुद से इसे ड्राइंग करने की कोशिश करें और एक तस्वीर भेजें। कुछ मिनट निकालकर अपने विमान के पंखों का आकार बनाएं। सोचें कि इसका आकार कैसे विमान को उड़ने में मदद कर सकता है। आप जितनी रचनात्मकता चाहें दिखा सकते हैं। एक बार जब आप अपना चित्र बना लें तो पढ़ते रहिए और देखते हैं कि आपका डिजाइन असली डिजाइन से कैसे मेल खाता है। अब आइए जानते हैं कि इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है। लिफ्ट, उठाने की शक्ति। एक विमान को हवा में रहने के लिए लिफ्ट उत्पन्न करनी होती है, जो वह ऊपर की ओर बल होती है जो गुरुत्वाकर्षण का मुकाबला करती है। विमान के पंख इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वे विमान के वजन से अधिक लिफ्ट उत्पन्न करते हैं। लेकिन यह कैसे होता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल। पंखों का आकार लिफ्ट उत्पन्न करने में मुख्य भूमिका निभाता है। विमान के पंख आमतौर पर ऊपर की सतह पर गोल और नीचे की सतह पर समतल होते हैं। इस डिजाइन के कारण हवा पंख के ऊपर से नीचे की तुलना में तेजी से बहती है। बर्नौली थ्योरम यह समझाता है कि एक द्रव जैसे हवा या पानी की गति और दबाव कैसे आपस में जुड़े होते हैं। यह हमें बताता है कि एक प्रवाहित द्रव में जहां प्रवाह स्थिर और स्मूथ होता है, जितना तेज द्रव चलेगा दबाव उतना ही कम होगा, और जितना धीमा द्रव चलेगा दबाव उतना ही अधिक होगा। बर्नौलीज प्रिंसिपल के अनुसार जब हवा तेजी से बहती है तो उसका दबाव घटता है। इसलिए पंख के ऊपर तेज हवा के कारण कम दबाव बनता है, जबकि नीचे धीमी हवा से अधिक दबाव बनता है। इस दबाव के अंतर से लिफ्ट उत्पन्न होती है, जो विमान को हवा में बनाए रखती है। एयर प्रेशर और एंगल ऑफ अटैक। एक और तत्व जो लिफ्ट उत्पन्न करने में मदद करता है वह है एंगल ऑफ अटैक। वह कोण जिस पर पंख सामने वाली हवा से टकराते हैं। इस कोण को समायोजित करके विमान लिफ्ट उत्पन्न करने की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। यदि यह कोण बहुत तेज हो तो पंख स्टॉल कर सकते हैं, यानी वे लिफ्ट खो सकते हैं। लेकिन सही कोण के साथ पंख अधिकतम लिफ्ट उत्पन्न करते हैं, जिससे विमान हवा में बना रहता है। यह विषय दिलचस्प है क्योंकि यह रचनात्मकता और विज्ञान का मिला जुला है। आपसे यह पूछना कि वे विमान के पंखों का डिजाइन कैसे करेंगे, उन्हें समस्या के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। वे सोच सकते हैं कि वे कैसे पंख डिजाइन करेंगे और फिर वे उन वास्तविक सिद्धांतों के बारे में जान सकते हैं जो इन डिजाइनों को मार्गदर्शित करते हैं। इसके अलावा उड़ान का विज्ञान, बर्नौलीज प्रिंसिपल, लिफ्ट और एयर प्रेशर हर बार हमारे आसपास होता है जब हम एक विमान को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। तो विमान के पंख हवा में कैसे रहते हैं? यह सब लिफ्ट के बारे में है, जिसे पंखों के आकार और कोण में अंतर के कारण उत्पन्न किया जाता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल यह समझाने में मदद करता है कि तेजी से बहती हवा पंख के ऊपर कम दबाव बनाती है, जबकि नीचे धीमी हवा अधिक दबाव उत्पन्न करती है। यह दबाव का अंतर लिफ्ट उत्पन्न करता है, जो विमान को हवा में बनाए रखता है। अब अपने पंखों के चित्र तो देखिए। क्या यह वही है जो हमने बताया? अगर आपने ऊपर की सतह को गोल और नीचे की सतह को समतल डिजाइन किया है तो आप सही रास्ते पर हैं। तो अगली बार जब आप एक विमान को उड़ते हुए देखें तो आपको उड़ान के विज्ञान को समझने की एक गहरी समझ होगी। आप अपने चित्र भी शेयर कर सकते हैं और दूसरों से यह अनुमान लगाने को कह सकते हैं कि वे उड़ान के विज्ञान को कितना समझते हैं। पानी हमारे चारों ओर है, और चाहे हम स्विमिंग पूल में तैर रहे हों, समुद्र में नाव चला रहे हों या बस किसी वस्तु को पानी में डाल रहे हों,
हम सभी को उत्थान के आकर्षक सिद्धांत का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीजें पानी में तैरती क्यों हैं, जबकि अन्य डूब जाती हैं? क्या चीज को तैरने या डूबने के लिए क्या बनाता है? आज हम पानी और उत्थान के भौतिकी में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि यह कैसे होता है। इनमें से कौन सा सबसे अच्छा तैरता है? ए, एक पत्थर। बी, लकड़ी का टुकड़ा। सी, धातु का चम्मच। एक पल के लिए सोचें और अपना उत्तर वोट करें। जैसे ही आप अपनी भविष्यवाणी करें, परिणामों के लिए बने रहें और देखिए कि हमारे प्रदर्शन के बाद चीजें क्यों तैरती हैं या डूबती हैं। अब चलिए बात करते हैं कि पानी में चीजें तैरती या डूबती क्यों हैं। इस बारे में समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है घनता और उत्थान। घनता उस माप को कहते हैं कि एक दिए गए आयतन में कितनी मास पैक की गई है। यदि कोई वस्तु पानी से अधिक घनत्व वाली होती है तो वह डूब जाएगी। यदि वह कम घनत्व वाली होती है तो वह तैरती है। तो सवाल यह है कि क्या वस्तु में पानी की तुलना में अधिक मास एक छोटे से स्थान में पैक किया गया है? आर्किमिडीज का सिद्धांत यह उत्थान के पीछे का बुनियादी सिद्धांत है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि कोई भी वस्तु जब एक तरल जैसे पानी में डूब जाती है तो उसे ऊपर की ओर एक उत्थान बल महसूस होता है जो उस तरल के वजन के बराबर होता है जिसे वह वस्तु विस्थापित करती है। यदि उत्थान बल वस्तु के वजन से अधिक है तो वस्तु तैरती है, यदि कम है तो वस्तु डूब जाती है। अब यह देखने का समय है कि हमारी भविष्यवाणियों का परिणाम क्या है। मेरे पास 3 वस्तुएं हैं, एक पत्थर, लकड़ी का टुकड़ा, एक धातु का चम्मच। आइए इन्हें एक एक करके पानी में डालते हैं और देखते हैं कि कौन तैरता है और कौन डूबता है। ध्यान से देखिए और देखते हैं कि आपके अनुमान सही थे या नहीं। पत्थर डूबता है क्योंकि यह पानी से अधिक घनत्व वाला होता है। लकड़ी तैरती है क्योंकि यह पानी से कम घनत्व वाली होती है और यह इतना पानी विस्थापित करती है कि उत्थान बल उत्पन्न होता है जो इसे ऊपर उठाता है। धातु का चम्मच डूबता है, लेकिन अगर इसे ऐसे आकार में रखा जाए कि यह अधिक पानी विस्थापित करे तो यह तैर सकता है। यह प्रयोग घनता और उत्थान के सिद्धांतों को वास्तविक रूप से देखने का एक शानदार तरीका है। यह कि कुछ वस्तुएं तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं, यह सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। चाहे आप समुद्र के किनारे हों, स्विमिंग पूल में हों या बस पानी के साथ कुछ खेल रहे हों, अब आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि इसके पीछे क्या बल काम कर रहे हैं। तो इसे संक्षेप में कहें तो घनता यह निर्धारित करती है कि कोई वस्तु पानी में तैरती है या डूबती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत यह समझाने में मदद करता है कि उत्थान बल कैसे काम करता है और चीजों को तैरने में मदद करता है। और प्रदर्शन के माध्यम से हमने देखा कि विभिन्न वस्तुएं पानी में कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। अब आप जानते हैं कि कुछ चीजें तैरती हैं और कुछ क्यों डूबती हैं। अगली बार जब आप पानी के पास होंगे तो आप इसे खुद भी परीक्षण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या होता है। सभी का धन्यवाद जो हमारे साथ थे। अगर आपको भौतिकी की रोमांचक दुनिया के बारे में जानकर मजा आया, सरल लेकिन दिलचस्प सिद्धांत हों, तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी रोमांचक प्रयोगों और विज्ञान के तथ्यों से जुड़े वीडियो देख सकें। क्या आपके पास खुद के कोई मजेदार प्रयोग या विज्ञान से जुड़े सवाल हैं? तो उन्हें नीचे कमेंट में लिखें और कौन जानता है, हो सकता है हम उन्हें अगले वीडियो में शामिल करें। और याद रखें, विज्ञान हमारे चारों ओर है, चाहे आप घर पर हों, स्कूल में हों या कहीं बाहर हों। तो हमेशा उत्सुक रहें, खोज करते रहें और चलिए विज्ञान के साथ मजे करते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक प्रयोग करते रहें और शानदार बने रहें।